हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉय फीडबैक है और जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि देखो, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन कोई नई पॉलिसी बनाती है तो उसे एम्प्लॉय फीडबैक की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जनरली देखो, जो पॉलिसी है उसे फॉलो किसने करना है? एम्प्लॉय ने ही तो करना है। तो पॉलिसी जो बनाई गई है वो कैसी है, उसके लिए एम्प्लॉय का फीडबैक लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू हम एम्प्लॉय को रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी किया है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको इस सिस्टम के थ्रू रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के ही स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। व्हाट इज अ क्लाइमेट सर्वे इन ऑर्गेनाइजेशन? क्लाइमेट सर्वे क्या होता है? तो आंसर जानने से पहले क्लाइमेट सर्वे का मतलब समझ लो। तो क्लाइमेट सर्वे एक तरह से एम्प्लॉय फीडबैक लेने का तरीका है। ठीक है। तो क्लाइमेट सर्वे के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा वर्क प्लेस है वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां का एटमोस्फेयर कैसा है, उसके बारे में एम्प्लॉय का फीडबैक जो है वो लिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 50 लोग काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सर्वे के थ्रू इस 50 लोगों से जानते हैं कि जहां पर आप काम करते हो उसका एटमोस्फेयर कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसका एनवायरमेंट कैसा है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्लियर है? अब फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये कह रहा है, एक टूल यूज टू इवेल्युएट एम्प्लॉय सैलरी। यानी कि क्लाइमेट सर्वे एक टूल होता है जिसके जरिए हम एम्प्लॉय की जो सैलरीज होती है उसको इवेल्युएट करते हैं। या फिर ये मेथड फॉर असेसिंग द वेदर कंडीशन आउटसाइड द ऑफिस, हमारे ऑफिस के बाहर क्या वेदर कंडीशन है उसको जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। या फिर एक क्वेश्चनर टू गैदर फीडबैक ऑन एम्प्लॉय वेकेशन प्रेफरेंस, हम ये जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की वेकेशन में किस जगह पे जाने की प्रेफरेंस रहती है, उसके लिए हमने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है। या फिर सर्वे टू मेजर द ओवरऑल एटमोस्फेयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट विद इन अ वर्क प्लेस, एक ऐसा सर्वे जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि एक वर्क प्लेस के अंदर ओवरऑल एटमोस्फेयर कैसा है, कल्चर कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस सर्वे के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं पूरे के पूरे वर्क प्लेस के एटमोस्फेयर, कल्चर और एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे हम जान पाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग क्लाइमेट सर्वे इन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइमेट सर्वे को कंडक्ट करने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? पहला है टू डायग्नोज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट इन द वर्क प्लेस कल्चर एनवायरनमेंट। हमारा जो वर्क प्लेस है उसका जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने के लिए। या फिर जो हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको आइडेंटिफाई करके उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो मेन पर्पस क्या है कि हमारे वर्क प्लेस के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको दूर किया जाए और इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सके हमारे ओवरऑल वर्क प्लेस के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बाकी की ऑप्शन क्या कह रही है, ऑप्शन बी कह रहा है टू असेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन विद देयर जॉब रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन जानने के लिए करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद टू कलेक्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डाटा एंड आइडेंटिफाई लो परफॉर्मेंस। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का हम डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि लो परफॉर्मेंस को हम आइडेंटिफाई कर पाए। या फिर टू कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू इंडस्ट्री बेंचमार्क। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या है, मेन पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस होता है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, हाउ आर रिस्पॉन्सेस टिपिकली एनोनिमाइज्ड इन अ क्लाइमेट सर्वे। एनोनिमाइज्ड का मतलब है कि फीडबैक किसने दिया है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, उससे पहले ये समझो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जनरली देखो, जब भी हम एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं, जब भी हम एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं, तो एम्प्लॉय ऑनेस्ट तरीके से यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करे। इसके लिए जरूरी है कि जब भी कोई एम्प्लॉय फीडबैक दे तो हम उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रिकॉर्ड करके ना रखें। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो जनरली अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ठीक है, और उसका हमने नाम लिख लिया, तो वो किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास जाएगा। और मैनेजर को पता लग जाएगा कि ये हमारी कंपनी के बारे में गलत सोचता है, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल देगा या फिर उसके साथ गलत बिहेव करेगा, जिसकी डर की वजह से एम्प्लॉय जो है वो ऑनेस्ट फीडबैक देते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम ये सर्वे कंडक्ट करें, तो जो एम्प्लॉयज है उसके रिगार्डिंग ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको आइडेंटिफाई करे, ठीक है, वो हमें कलेक्ट नहीं करना है। जैसे उनके नाम हो गए, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गए, ऐसी डिटेल्स हमें नहीं चुननी है, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो एनोनिमाइज्ड हो, यानी कि ऑनेस्ट हो बिल्कुल। अब ये कैसे किया जाता है, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं बाय असाइनिंग यूनिक एम्प्लॉय कोड। हम एम्प्लॉय को एक यूनिक कोड दे देते हैं, ठीक है। या फिर बाय रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू साइन देयर नेम, अपना नाम लिखने के लिए कहते हैं एम्प्लॉयज को, जिन्होंने फीडबैक दिया उसके नीचे अपना नाम लिख कर दे दो। तो ये तो नॉर्मली पता ही लग जाएगा, फिर क्या फायदा। उसके बाद बी पब्लिकली शेयरिंग रिस्पॉन्सेस, या फिर बाय नॉट कलेक्टिंग एनी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराएंगे, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करती हो वो हम कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ उनका फीडबैक लेके छोड़ देंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एस्पेक्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डज नॉट फॉल अंडर द रिवॉर्ड कैटेगरी ऑफ सर्विस। अब ये रिवॉर्ड कैटेगरी क्या होता है, तो जब भी हम क्लाइमेट सर्वे कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम कई सारे यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं। हमारा जो यहाँ पर क्लाइमेट सर्वे होता है, उसके अंदर हम कई सारे जो है हमारी जो कैटेगरीज हैं उनको इंक्लूड करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रिवॉर्ड कैटेगरी हो गया हमारा, एक हो गया। दूसरा देखो वार्मथ कैटेगरी हो गया। तीसरा हो गया कि रिस्क कैटेगरी हो गया। और उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश जो है वो करते हैं, ठीक है। तो रिवॉर्ड कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती है वो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है। पहला है क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसेप्शन अबाउट पे एंड प्रमोशन सिस्टम, फीलिंग ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर अ गुड जॉब, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ये दो चीजें हैं, परसेप्शन अबाउट पे, प्रमोशन सिस्टम एंड फीलिंग ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर अ गुड जॉब, ये हमारे रिवॉर्ड कैटेगरी का हिस्सा होता है। यानी कि रिवॉर्ड कैटेगरी के अंदर हम जो एम्प्लॉय है उनका फीडबैक लेते हैं इन दोनों चीजों के बारे में, कि वो पे प्रमोशन सिस्टम के बारे में क्या राय है उनकी, ठीक है, और उनकी क्या फीलिंग है रिवॉर्ड को लेकर, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर जान पाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होएगा, वो हमारा रिवॉर्ड कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वार्मथ कैटेगरी प्राइमरली असेस। जो वार्मथ कैटेगरी होती है वो मेनली क्या असेस करती है, पहला एम्प्लॉयज लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, या फिर सेंस ऑफ रिस्क चैलेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम, या फिर परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। तो जो ऑप्शन सी होगा हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वार्मथ कैटेगरी के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि जो एम्प्लॉय है उनका फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस को लेकर और इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम को लेकर क्या राय है, उसके रिगार्डिंग उनकी फीडबैक लेते हैं। यानी कि एम्प्लॉय क्या मानते हैं, कि जो लोग हैं वो उनको अपना मानते हैं, ठीक है, उनको इनफॉर्मली सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सेंस ऑफ रिस्क और चैलेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होता है वो हमारा रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है।
हमारे क्लाइमेट सर्वे के अंदर हमारा एक रिस्क कैटेगरी भी होता है यहाँ पर, जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि जो एम्प्लॉय है उनका रिस्क को लेकर क्या मानना है। क्या उन्हें अपना काम ज्यादा रिस्की लग रहा है या फिर कम रिस्की लग रहा है, चैलेंज कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, उसके बारे में फीडबैक जो है वो लेते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डैश इज डिस्क्राइब एज द फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट they make in their workforce to attract, retain, engage the people that need to operate its business successfully। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी लोग चाहिए, ठीक है, उन लोगों के ऊपर कंपनी ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में है चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है टोटल रिवॉर्ड्स, ऑप्शन बी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ऑप्शन सी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेशो, या फिर वर्कफोर्स एंगेजमेंट स्कोर। तो ऑप्शन ए टोटल रिवॉर्ड इज अ करेक्ट आंसर। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो कंपनीज है उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। अब ये जो लोग हैं क्या फ्री में कंपनी के लिए काम करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपनी को काम करवाने के बदले में कुछ पे करना पड़ता है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो टोटल पेमेंट इन्होंने कंपनी ने लोगों के ऊपर खर्च की है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल रिवॉर्ड जो है वो कहते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्राइमरी गोल ऑफ टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमारा जो टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, उससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड द हाईएस्ट पॉसिबल बेस सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हाईएस्ट बेस सैलरी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। या फिर टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट्स के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। या फिर टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को क्रिएट करना जिससे हम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको रिटेन करके रख पाए और उनको मोटिवेट कर पाए, ताकि वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस के साथ जो है वो काम करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क से ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऐसा पैकेज बिल्डअप करती है जिससे एम्प्लॉयज भी खुश रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहती है, यानी कि दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। Next question. The total reward framework shows that there are three primary categories of reward that influence our decision to join, perform and stay within an organization. These three categories are, ठीक है, तो जो हमारा टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क है इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिवॉर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, अपने जॉब को परफॉर्म करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करते हैं, उसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो थ्री कैटेगरीज क्या है? पहला है pay, bonuses, recognition, compensation, perks, flexibility, salary, incentives and training, या फिर पे, बेनिफिट्स एंड इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि एम्प्लॉय को एक कंपनी जो भी पे करती है, जो भी रिवॉर्ड देती है, उसको मेनली हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसको टोटल को हम टोटल रिवॉर्ड जो है वो कहेंगे। अब ये थ्री कैटेगरी है क्या? सबसे पहले आता है पे के अंदर एक कंपनी जितना भी मॉनेटरी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है वो पे के अंदर आ जाता है। जैसे जो सैलरी हो गई, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बोनस हो गया, ठीक है, या फिर अदर इंसेंटिव जो मॉनेटरी फॉर्म में पे किया है, वो सारा का सारा पे के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बेनिफिट के अंदर अब देखो कंपनी ना मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को उसके बेनिफिट के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्या कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया। या फिर जो उनके बच्चे हैं उसका जो एजुकेशन फीस है उसको रीइंबर्स कर दिया, ऐसे बेनिफिट दे दिए। ठीक है, रहने के लिए घर दे दिया। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल रिवॉर्ड, इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ और नॉन फाइनेंशियल हमारे इंसेंटिव्स जैसे कि एप्रिसिएशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है ना, ऐसी चीजें, तो वो हमारे रिवॉर्ड के अंदर आ जाती है। उन सभी से मिलकर हमारा टोटल रिवॉर्ड जो है वो बनता है। क्लियर है आपको? तो टोटल रिवॉर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ फाउंडेशनल रिवॉर्ड इन द टोटल रिवॉर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि हमारे फाउंडेशनल रिवॉर्ड के अंदर नहीं आता है। तो फाउंडेशनल रिवॉर्ड हमारे टोटल रिवॉर्ड का ही एक फ्रेमवर्क का ही एक हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। पहला देखो क्या है, बेस सैलरी
हेल्थ इंश्योरेंस, रिकॉग्निशन प्रोग्राम या फिर रिटायरमेंट प्लान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी रहेगा रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों बेस सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान, ये हमारे फाउंडेशनल रिवॉर्ड के अंदर जो है वो आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कैटेगरी ऑफ टोटल रिवॉर्ड encompasses शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड रिकॉग्निशन। हमारे टोटल रिवॉर्ड की किस कैटेगरी के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान आते हैं जो हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी प्रोवाइड कमाएगी उसमें एम्प्लॉयज को भी हिस्सा मिलेगा, और साथ ही साथ रिकॉग्निशन मिलना कि अगर किसी पर्सन अच्छा काम किया है तो उसको उसके लिए जो है शाबाशी वगैरह देनी, उसको इज्जत प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो पहला फाउंडेशनल रिवॉर्ड, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, तीसरा करियर एनवायरमेंटल रिवॉर्ड, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग अरेंजमेंट। तो ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस के पर्पस को डिस्क्राइब करता है। तो पहला, टू ऑफर एम्प्लॉयज एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, यानी कि एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको हमने एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया है। या फिर टू क्रिएट अ कल्चर दैट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज इन बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ, एक ऐसा कल्चर बनाना जिससे हमारा जो एम्प्लॉय है वो अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को ही बैलेंस जो है वो कर पाए। मतलब कि ऐसा भी ना हो कि सारा ध्यान उसका काम पे लगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू एडवांस देयर स्किल्स एंड नॉलेज, तो अपनी स्किल्स और नॉलेज को एडवांस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। या फिर टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट एम्प्लॉय अचीवमेंट्स। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस का मतलब है कि एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करना जहां पर जो एम्प्लॉय है वो अपनी पर्सनल और जो वर्क लाइफ है दोनों को ही बैलेंस बना पाए और दोनों में ही सक्सेस अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन डिसीजन। जब भी एक कंपनी जब भी एक कंपनी कंपनसेशन डिसीजन लेती है कि एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला देखो क्या है, कंपनी ऑब्जेक्टिव, दूसरा मार्केट सिचुएशन, तीसरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ही फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन डिसीजन को। कैसे करते हैं, तो पहले बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, एक कंपनी कितना कंपनसेशन देगी मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक ये कि जो कंपनी है वो बेस्ट पर्सन चाहती है, मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट पर्सन है उस काम को करने वाला, कंपनी उसको हायर करना चाहती है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी का तो उसे ज्यादा सैलरी जो है वो पे करना पड़ेगा, ज्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि ठीक ठाक सा पर्सन जो कि काम को जानता हो आसानी से कर ले उसको हमें हायर करना है, तब वो थोड़ा कम ही कंपनसेशन पे करने को तैयार रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं मार्केट सिचुएशन। ठीक है, मार्केट में क्या सिचुएशन है, यानी कि जिस पर्सन को कंपनी हायर करना चाहती है, जिस काम के लिए एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है, डिमांड उसकी कैसी है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा है या फिर कम है। देखो अगर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हुआ है तो कंपनी कम वेज पे करेगी, उसके पास एम्प्लॉय तब भी आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय बहुत कम है, कोई ऐसा काम है जिसके लिए एम्प्लॉय मिलता ही नहीं है, तो उस केस में कंपनी को ज्यादा वेजेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर के अंदर कि कंपनी की पे करने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक कंपनी होगी उसकी पे करने की कैपेसिटी ज्यादा है, उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा पे कर पाती है। एक कंपनी उसकी पे करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है तो वो उस हिसाब से वेजेस पे करेगी। एक्सटर्नल के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जैसे जो लेबर लॉज है वो बताएंगी कंपनी को कि आपको कंपनसेशन कितना तय जो है वो करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक कंपनसेशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कंपनसेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन डिसीजन। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनल फैक्टर नहीं होता है जो कि कंपनसेशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। पहला, कैपेसिटी टू कंपनी टू पे, यानी कि कंपनी की पे करने की क्या कैपेसिटी, तो ये हमारा इंटरनल फैक्टर है। बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है। जैसे जनरली देखो क्या होता है,
कि जो हमारी ट्रेड यूनियंस होती है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो एम्प्लॉयज को ज्यादा कंपनसेशन मिल जाता है। अगर वो कमजोर होती है, उनकी बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है, तो उनको ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिलता। तो ये भी इंटरनल मैटर ही होता है। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने का और उनको रिटेन करके रखने का। अगर ज्यादा है तो उसे ज्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी, अगर कम है तो उसे कम सैलरी भी में भी चल जाएगा। लॉ गवर्निंग वेजेस, तो ये तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच एक्ट गारंटीज टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रेगुलेट्स डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरीज? कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि एम्प्लॉयज की सैलरीज और वेजेस के साथ जो है यहाँ पर डील करता है और कोशिश करता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको टाइमली उनकी वेजेस मिल जाए, उनकी सैलरीज मिल जाए, और यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन जो है वो ना हो। ऑप्शन है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, या फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, या फिर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। तो ऑप्शन बी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक्ट बोलता है एम्प्लॉयर को कि आपको यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सैलरीज और वेजेस जो है वो टाइम पर देनी चाहिए, और एक एक टाइम भी जो है वो फिक्स किया होता है। साथ ही साथ जो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस होते हैं उनको करने पर भी जो है रोक लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, इंश्योर इक्वल पे फॉर मेन और वुमेन डूइंग द सेम वर्क, यानी कि जो हमारी मेन और वुमेन सेम वर्क करे तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। या फिर रेगुलेट बोनस पेमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स, या फिर एस्टैब्लिश मिनिमम वेज स्टैंडर्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री, एंश्योर टाइमली सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो काम है वो यही है कि एक मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स की जाए, यानी कि कोई भी वर्कर हो उसको मिनिमम इतना वेज तो मिलना ही चाहिए। अभी जो मिनिमम वेज है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री यहाँ पर वेरी करता है। ठीक है, पर सरकार की कोशिश यही रहती है कि मिनिमम वेज इतना हो कि जो पर्सन है वो अपनी बेसिक जो नीड्स है उसको आसानी से फुलफिल जो है वो कर पाए। तो वेरियस इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following statement is true regarding the Equal Remuneration Act 1936? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इक्वल रेम्युनेशन एक्ट 1976 के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन है इट ओनली अप्लाइज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है। या फिर इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट बट नॉट इन पे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन में तो प्रोहिबिशन लगाता है पर पे में ये जो नहीं लगाता है, मतलब प्रोहिबिशन पे में नहीं लगाता है। या फिर इट मैंडेट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, तो इसने क्या किया है, अगर कोई मैन और वुमेन सेम काम करे तो उसको इक्वल पे मिलना चाहिए। या फिर इट इन ओनली अप्लाइज टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जॉब इवोल्यूशन? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि जॉब इवोल्यूशन से रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है? सबसे पहले जॉब इवोल्यूशन का मतलब क्या है वो समझ लो। तो सिंपली देखो, जॉब इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग एक जॉब की वैल्यू क्या है, एक जॉब की वर्थ क्या है उसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर की जॉब होती है, ठीक है, और एक नॉर्मल वर्कर जो मशीन चला उसकी जो जॉब होती है उसकी वैल्यू में फर्क होता है। ठीक है, मैनेजर की जो जॉब की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है कंपनी के लिए और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, जॉब वैल्यूएशन के थ्रू हम यही पता लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है उनकी वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से हम उनको कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा कंपनसेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करने में जॉब वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द रिलेटिव वर्थ और वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स है उनके हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उनकी वर्थ को कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन टू एस्टैब्लिश अ फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर ऑफ ईच जॉब। प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि हर जॉब को एक फेयर और इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर मिल सके, यानी कि जो जॉब जितना कंट्रीब्यूट करे उसको उतना बेनिफिट जो है वो मिल सके, रिवॉर्ड जो है वो मिल सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
Next, it helps organization establish internal equity, ensure that employees are compensated fairly for their contribution. तो ये जो सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो इंश्योर करे कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनसेट किया जा रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द जॉब इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन jobs are ranked from highest to lowest based on their perceived value or importance within the organization। तो ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जॉब इवोल्यूशन के, या फिर आप टेक्निक्स भी कह सकते हो। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम सिंपली एक जॉब को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग रैंक कर देते हैं, कि जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है तो उसको हम हाईएस्ट रैंक पे रखेंगे, जिसकी कम वैल्यू उसको हम लोएस्ट रैंक पे रखेंगे। वो कौन सा मेथड है? तो ऑप्शन है रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग जॉब क्लासिफिकेशन, पॉइंट रेटिंग, या फिर फैक्टर कंपैरिजन। तो ऑप्शन है रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन इज अ करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब उठाई, ठीक है, जॉब ए जॉब बी, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हमने मतलब ये ओवरऑल जॉब को उठाया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और उसके अकॉर्डिंग इनको रैंक जो है वो दे दिया। बहुत सिंपल मेथड। दूसरा देखो क्या है, ग्रेडिंग फॉर और जॉब क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम जॉब्स को ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हो सकता है एक ही जॉब हो, जैसे मैनेजर की जॉब हो, पर इसके अंदर भी काफी सारी जॉब्स आ जाती है, हेड मैनेजर आ जाता है, जूनियर मैनेजर आ जाता है। तो हमने क्या किया, उनको ग्रेड प्रोवाइड कर दी। कोई जॉब जो है वो ग्रेड ए की होगी, कोई ग्रेड बी की होगी, कोई ग्रेड सी की होगी। तो इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर कुछ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेस पर जो है जॉब्स को रैंक प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा होता है पॉइंट रेटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब की जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ये वाली जॉब देखो तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, हम इनको एक पॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो हो सकता है कि पॉइंट जो जॉब ए है उसकी में जो स्किल चाहिए वो 15 है, जो एफर्ट है वो 20 है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 30 है, और जो वर्किंग कंडीशन है वो 50 है। ऐसे हमने पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिया हर एक जॉब के फैक्टर्स को। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना है, और जैसे ही हम इसका टोटल करेंगे तो जॉब की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये पॉइंट रेटिंग मेथड हुआ। फैक्टर कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि जॉब के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, उसको हम आपस में कंपेयर करके पता लगाते हैं कि कौन सी जॉब ज्यादा वैल्यूबल है। जैसे जॉब ए है, बी है, ठीक है, उसके अंदर हम जो स्किल है, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों जॉब के अंदर जो इन्वॉल्व है उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ज्यादा वैल्यू की है, और उसके हिसाब से हम जॉब को वैल्यू कर देते हैं। तो ये चार मेथड है हमारे जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, डैश मेथड असाइंस पॉइंट्स टू वेरियस फैक्टर्स सच एज स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन एसोसिएटेड विद ईच जॉब। द टोटल पॉइंट असाइंड टू जॉब डिटरमाइन इट्स रिलेटिव वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी लेवल। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर एक जॉब के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, उसको हम लेते हैं, उसको एक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और बाद में हम टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, जिससे जॉब की जो वैल्यू वो डिटरमाइन हो जाती है, और उसके रिगार्डिंग जो सैलरी हमने पे करनी है वो भी डिटरमाइन हो जाती है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन है रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन, पॉइंट रेटिंग, या फिर फैक्टर कंपैरिजन। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, पॉइंट रेटिंग इज अ करेक्ट आंसर। पॉइंट रेटिंग इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियो, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे।
जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।